हेलो बच्चों। पानी बनना है तो इस पानी की तरह बनिए, बनना है तो पानी की तरह बनिए, क्योंकि यह पानी ही तो है जो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। पानी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। गलती से भी पत्थर ना बन जाइएगा, क्योंकि पत्थर दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। हमें पानी की तरह अपने रास्ते को ढूंढना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है बच्चों। तो इस उड़ान को सफल तभी हम बना पाएंगे जब हम हमारी हर मुश्किल का समाधान ढूंढ ले, अपना रास्ता खुद बनाए, अपनी मुश्किलों को ढूंढ ले और फिर उसका समाधान भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के लेक्चर की ओर, जहां पर अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, विच इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हमने एसिड्स के बारे में जाना, बेसिस के बारे में जाना, और हमने ये भी समझा कि कैसे एसिड्स और बेसिस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनमें फर्क होता है। राइट स्टूडेंट्स, हमने इंडिकेटर्स के भी बारे में भी जाना है, जहां पर हमें ये पता चला कि कैसे इंडिकेटर से वी कैन आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस। सो अब बच्चों, जब आपको एसिड और बेस के बारे में जानकारी हो गई है और हमने कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में भी जाना है, एक जरूरी बात है जो रहती है और वो आज हम करेंगे। सो इन टुडेस लेक्चर we are going to understand about one of the most important indicators, which is a pH scale. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं pH स्केल के बारे में। pH स्केल किसने बनाया, कैसे आया, क्यों बनाया, जरूरत क्या थी उसकी, क्या सोच थी उसके पीछे, इस सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। सो जब हम pH स्केल के बारे में जानेंगे तब हम ये भी समझेंगे कि कैसे pH हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में यूज होता है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड pH. We are also going to do some small calculations regarding pH, which will be helpful to all of you. तो क्या तैयार हैं आप pH के बारे में समझने में? ये रंग जो बदल रहे होते हैं हमारे आसपास, इस एक रंग के पीछे क्या राज छुपा है ये हम जानेंगे बच्चों। सो pH को अच्छे से समझने के लिए, ये pH होता क्या है ये जानने के लिए, चलिए हमारे आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे pH के बारे में। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, ये P और H इसका मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, एवरीबडी नोट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पावर ही तो बताता है pH। हाइड्रोजन में बहुत ताकत है। इस एक हाइड्रोजन की वजह से कितनी चीजें में फेरबदल हो सकता है आप नहीं जानते हो बच्चों। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It plays a very important role. It forms many different compounds, molecules, and most importantly, its existence creates a lot of difference. तो चलिए, जब हमें पता चल गया कि pH का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये बात अपने को समझनी है, हाइड्रोजन का पावर। सो हम हाइड्रोजन के पावर की बात ही क्यों कर रहे हैं? हाइड्रोजन सुन के कुछ याद आया आपको? H प्लस आयोन्स, हाइड्रोजन H प्लस आयोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एसिड्स तो याद आ ही गए होंगे, हाँ या ना? हमने पिछली क्लास में बात की थी ना कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स, व्हाट वाज इट? H प्लस आयोन्स का पाना हर एसिड में कॉमन होता है, ये हमने डिस्कस किया था व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो स्टूडेंट्स, इन H प्लस आयोन्स की पावर से हमें क्या पता चलेगा? ये सोचिए, जरा दिमाग लगाइए और सोचने की कोशिश कीजिए। अगर हमें हाइड्रोजन का पावर पता चलता है तो एग्जैक्टली होगा क्या? स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इंडिकेटर्स, राइट? एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच विल गाइड अस एंड टेल अस कि वो एक एसिड है या बेस है, राइट? ये बात याद है आपको? तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक स्ट्रिप ऑफ पेपर की तरह वो होता है। वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को, स्ट्रिप ऑफ पेपर को जब हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो डालते ही उसका कलर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर बदल जाएगा। और इस एक कलर से हम ये बता सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस था वो क्या था, उसकी pH, उसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है। सो ये जो pH बताने वाली जो बात है, जो कलर से हमें पता चल रहा है, कौन सा कलर कैसे पता चलेगा, pH क्या है,
तो तैयार है इन सभी सवालों को, जवाबों को ढूंढने के लिए? लेट्स स्टार्ट नाउ एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पीएच का जो स्केल है, वो जो मैं कलर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, वो कहाँ से कहाँ तक, उसकी रेंज क्या है, और कैसे अलग अलग कलर्स के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इस सब्सटेंस का पीएच लेवल क्या है। क्लियर? हम क्या करने वाले हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेंगे और उसे किसी भी सॉल्यूशन में जब आप डिप करते हो तो जो कलर आएगा उस कलर पे डिपेंड करेगा। हम उस पीएच कलर चार्ट बना रखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसने यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया था, तो चार्ट है एक पीएच चार्ट जिसे हम कहते हैं, विच विल हैव ऑल द डिफरेंट कलर्स। ओके, सो एक कलर देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो एसिड है या बेस है। अब यहाँ पे अल्कली मेंशन्ड है, अल्कली सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या याद है आपको अल्कली के बारे में, बताइए? अल्कली सुनते ही ये याद आना चाहिए कि बेसिस when dissolved in water are called as alkalis, right students? So यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, इस इमेज को देखो, एक ना रंग बिरंगा सा एक स्केल बना रखा है, अलग अलग कलर्स है जिसमें, जिसकी रेंज है फ्रॉम 1 to 14, 1 से 14 तक की रेंज है इसकी। सो यहाँ पर कहीं पे एसिड, कहीं पे न्यूट्रल और कहीं पे अल्कली लिखा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो ये रहा है कि इस पीएच चार्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि कलर देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, न्यूट्रल है या फिर अल्कली। ओके स्टूडेंट्स, या फिर एक बेस है। तो इसको समझने के लिए ये पीएच स्केल की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, इस बात को अब हम समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बात आप समझ चुके हो, रेंज देखो 0 to 14 तक हमारी जो रेंज होती है, ये पीएच बना क्यों, मतलब इसके बारे में क्यों सोचा गया, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अ बेसिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसको जानने के लिए, ठीक है, हमने पीएच स्केल के बारे में हम जानेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीएच स्केल बिकॉज एसिडिक सॉल्यूशंस हैव excess of hydrogen ions and the basic solutions will have excess of hydroxide ions. ये बात आप सभी जानते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस में, एसिडिक सॉल्यूशंस में H+ आयन्स होगा और बेसिक सॉल्यूशन में OH- आयन्स। अब ये पूरा खेल है कि कितने H+ आयन, कितने OH- आयन। OH- आयन ज्यादा हो जाएंगे तो वो एक बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर H+ आयन ज्यादा तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? और कैसे? Because there are excess of hydrogen ions, so it will be called as an acidic solution. Clear? तो ये बात समझ चुके हो आप? एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन ज्यादा पाए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन ज्यादा, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस में OH- आयन ज्यादा। जितने ज्यादा आयन्स H+ या OH- वो देख के वो हम डिसाइड करके समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल अंडरस्टैंड वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस फर्स्ट, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द पीएच स्केल वी कैन आल्सो नो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या कितना वीक है, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पता चलने के लिए पीएच स्केल की रचना की गई थी। इज इट क्लियर नाउ? सो पीएच स्केल के बारे में हम समझ चुके हैं, पीएच स्केल के कलर्स भी हमने देखे हैं। तो अब बारी आती है, ये बंदा कौन था जिसने पीएच के बारे में बताया? सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यू शुड रिमेंबर इज सोरेनसन। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में 1909 में बच्चों शुरू किया था, इसके बारे में बताया था, ही डेवलप्ड ए स्केल। इन्होंने एक स्केल बनाया जिसका नाम रखा गया पीएच स्केल। क्या रखा गया बच्चा? पीएच स्केल। सो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आप कह सकते हो, ओके, on which the strength of the acid solutions as well as the basic solution could be represented. एक ऐसा स्केल जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं by making use of the hydrogen ion concentration in them. कोई भी स्केल बेटा किसी चीज पे डिपेंडेंट होगा, किसके बेसिस पे, किसकी मात्रा हम चेक करेंगे, वो पता तो होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर हम लोग जो भी स्ट्रेंथ है एसिड की या बेस की, वी आर गोइंग टू सर्च इट और फाइंड इट आउट बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच इसीलिए तो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की, पावर ऑफ हाइड्रोजन की। सो पीएच अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करें? देख लीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है -log ऑफ H+ आयन, 10 बेस है यहाँ पर हमारा, ओके स्टूडेंट्स।
अब पीएच में अगर आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझनी है, अलग अलग तरीके के सवालों के जवाब देने हैं, तो मैथ्स का जो लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए. यू नीड नॉट वरी, आई विल गाइड यू इन दैट ऑल्सो. कौन से पॉइंट्स है लॉग के जो आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, अभी के लिए आपको ये जानना होगा एग्जैक्टली पीएच को फाइंड कैसे करते हैं. माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. H+ का मतलब यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. इज इट क्लियर बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम कैसे फाइंड करेंगे ये बात आप समझ चुके हो. अलग अलग एसिड्स में अलग अलग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी. ओके, सो उसके बेसिस पे फिर हम आराम से चीजों को ढूंढ सकते हैं. इज इट क्लियर? वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच देन, राइट? ग्रेट देन. अब हमें ये पता चल गया है सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल की रचना की थी. क्यों की थी? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्केल पे. उसकी रेंज क्या थी? फ्रॉम 0 to 14. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात कर रहे हैं 0 to 14 तक का स्केल है. 0 to 14 तक का स्केल है. अब इस स्केल में बताइए जरा, बीच में न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा? हम जानते हैं इतनी मैथ्स आती है. 14/2 विल बी 7. क्या होगा बच्चों? 7. सो अब बात हम जानेंगे कि अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा. कहा जाता है कि जिस भी सब्सटेंस की पीएच 0 या 7 के बीच आए तो वो होंगे एसिड्स. क्या होंगे बच्चों? एसिड्स. जब हम पीएच वैल्यू फाइंड आउट करें, पावर ऑफ हाइड्रोजन ढूंढे, अगर वैल्यू पीएच की 7 या 14 के बीच में होगी तो वो सब्सटेंस कहलाएगा एक बेस. इज इट क्लियर? स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, इसके बारे में भी समझेंगे हम आगे. ओके, सो अभी के लिए 0 to 7 एसिड्स, 7 to 14 बेसिस. और अगर यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट पे अगर कोई चीज आती है, 7 पॉइंट इज द न्यूट्रल पॉइंट. 7 के बाद जो भी होंगे उन्हें हम बेसिस कहेंगे और 7 से कम जो भी होंगे उन्हें हम एसिड्स कहेंगे. रेंज विल यू रिमेंबर स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट मैं अब आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद आप ना जानते हो. तो तैयार हो जाइए टू लर्न समथिंग डिफरेंट एंड न्यू अबाउट पीएच. तो मैं आपको ये बता रही हूँ, गौर से देखिएगा. द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. ये बात गौर से समझिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कहा क्या जा रहा है. ओके, जो रिलेशन है ना किसका, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन का और हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का, वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. कैसे होते हैं? इनवर्सली रिलेटेड. क्या मतलब है इसका? अगर पीएच बढ़ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स कम हो जाएगा. ये कैसे होगा ये भी समझेंगे हम. चलिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सोरेनसन ने पानी को डिसोसिएट करने की कोशिश की. पहले उसने किया क्या? उसने पानी को डिसोसिएट कोशिश करने की. फिर जब उसने डिसोसिएट किया तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही किया. ओके, अपने घर बैठ के बंदा कोशिश कर रहा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ये पता करने के लिए कि अगर पानी डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा. ऑब्वियसली H+ और OH- आयन, H+ प्लस OH- आयन, राइट. तो जब H+ और OH- आयन में वो डिसोसिएट हुआ तो वो जो रिएक्शन था वो कौन सा रिएक्शन होगा बताइए जरा. डिसोसिएट करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए हीट चाहिए, हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए. तो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाट विल बी द डेल्टा H देन? ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन में चेंज इन हीट विल बी डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है. राइट स्टूडेंट्स? सो अब उसने H2O को, पानी को लिया, डिसोसिएट किया H+ और OH- आयन में. फिर उसने ये ढूंढने की कोशिश की कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें समझना है. पीएच होता है तो उसी प्रकार से POH भी होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. एंड सिमिलरली पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स भी हम फाइंड कर सकते हैं. बट जनरली हम पीएच ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हम एक टर्म ले रहे हैं हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में. पीएच को हम कहेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. क्लियर है ये बात? राइट. नाउ सी केयरफुली, अगर हम हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने की कोशिश करें तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेना पड़ेगा ना. कोई ढूंढने के लिए पता होना चाहिए किस तरीके से हम ढूंढेंगे. तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी. क्या है बच्चों? मोलैरिटी. सो अगर मुझे हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? देखिए जरा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयॉन्स यानी कि हाइड्रोजन आयॉन्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल लॉजिक लगाया है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ले लिए हाइड्रोजन आयॉन्स के और फिर उसे डिवाइड किया है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयॉन्स की। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड ऑफ OH माइनस आयॉन्स। OH माइनस में क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयॉन्स आ जाएगा, बाकी सॉल्यूशन तो सेम ही है, तो इट विल बी डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स ढूंढने की कोशिश की गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयॉन्स OH माइनस आयॉन्स। जब इन दोनों की ढूंढने की कोशिश की गई तो एक कंक्लूजन पे आया। क्या कंक्लूजन था वो? आपको ये डाउट आना चाहिए, मैम ये जो पीएच की रेंज है ना, ये 14 तक ही सीमित क्यों है? 7 पे ही न्यूट्रल पॉइंट है, इसीलिए ना, क्योंकि 14 पे ये पीएच स्केल सीमित हो गया है। यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड किया गया, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को ऐड किया गया, तो ये नंबर 14 निखर कर बाहर आया। उसी वजह से यहाँ पर रेंज 14 है। कैसे है, क्यों है, इसके बारे में डिटेल में भी आप जानोगे, यू नीड नॉट वरी, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर द रेंज इज 14 बिकॉज सोरेनसन व्हेन ही वाज डिसोसिएटिंग दिस वाटर, when he was doing this endothermic reaction जहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव था, H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब ढूंढने की कोशिश की गई तो सम उसका कितना आया, 10 पावर -7 इसका कॉन्सेंट्रेशन था, H प्लस का, सिमिलरली OH माइनस का भी 10 पावर -7 था। अब आपको एक सवाल आना चाहिए मन में, अगर 10 पावर -7 H प्लस का है, सिमिलरली 10 पावर OH -7 ही OH माइनस का भी है कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर अगर हम दोनों को 7 + 7 कर दो कितना हो जाएगा, 14। कितना होगा बच्चों, 14। सो यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि किसी भी सब्सटेंस में एसिड यानी कि H प्लस आयॉन ज्यादा, बहुत ज्यादा भी पाए जा सकते हैं या कम भी पाए जा सकते हैं, उसी पे तो डिपेंड करेगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। और बेस के केस में OH माइनस आयॉन ज्यादा पाए जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन का ही पूरा खेल है यहाँ पर, ये बात समझनी होगी आपको, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट मोर इन डिटेल। हम इसके अंदर के कैलकुलेशंस भी करेंगे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि पीएच हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ और कैसे यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, क्लास 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यू विल बी आस्क्ड द रोल ऑफ पीएच इन योर डेली लाइफ। सो आर यू रेडी टू आंसर इट? सीखें, बहुत सिंपल है बच्चों, इनके बारे में आप सभी को पता है, पर कई बच्चे ना ये नहीं जानते कि यहाँ पर पीएच वाला लॉजिक भी एप्लीकेबल है। चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एंड थिंग्स विल बिकम मोर इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए पहली जगह जहां पर आप पीएच देखते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है, वहां में अपनी बॉडी में ही, राइट स्टूडेंट्स, हम अपनी बॉडी में ही देख सकते हैं पीएच लेवल का चेंज होना। कैसे, अभी बता देती हूँ मैं। बेटा जब हम रोज खाना खाते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम हम ब्रश करते हैं, राइट? वी ऑल ब्रश आवर टीथ। व्हाई? मे आई नो व्हाई? क्यों हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में एक एसिड फॉर्म होता है और उस एसिड को हमें, आप देख सकते हो, आप सब महसूस करते हो, मुंह में स्मेल आती है सुबह सुबह कुछ लोगों के, राइट? रात को भी लोग ब्रश करके सोते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली ये ब्रश क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब्सटेंस मुंह में कौन सा पैदा हुआ जिसको ठीक करने के लिए है, जिसके असर को कम करने के लिए हम ब्रश कर रहे हैं, इस सवाल के जवाब के पीछे ही हमारा लॉजिक यानी कि पीएच का मतलब छुपा हुआ है। चलिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड्स। आप पूछोगे मैम हमारे मुंह में एसिड कहाँ से आया भाई? उसी सवाल का जवाब क्या है, जो हम खाना खाते हैं ना, right? So what will happen is the bacteria present in our mouth will break down the sugar to form acid. हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो खाना हम खाते हैं उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके एसिड बन जाता है। बायोलॉजी में बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे इस बात को, राइट? सो देन दिस एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ। हमारे मुंह में जो पीएच होता है उसको ये कम कर देता है। धीरे धीरे उसकी वजह से डिके होना शुरू हो जाता है, डिके ऑफ टीथ होता है फिर। सो what we do generally is we need to clean our mouth regularly, right? हम खाना वाना खा के मुंह धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि exactly जो हो रहा है, हमारे दांतों को हम खराब होने से बचा रहे हैं, डिके होने से बचा रहे हैं। देखिए गौर से, तो अगर हमें इसे बचाना है, exactly हमारे दांत किस चीज से बने हुए हैं?
और हम एक्चुअल में अंदर की बात क्या है, हो क्या रहा है, चलिए ये जानते हैं। टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये बात समझनी है आपको। कैल्शियम फॉस्फेट से बने हैं हमारे दांत, टूथ का जो इनामल बना होता है। अब यहाँ पर इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो है हमारे दांत, जो कि बने हुए हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने करोजन के बारे में जाना था, अगर आपको याद हो। हमने ये भी जाना था कि कोई भी मेटल ग्रेजुअली ईटन अप हो सकता है, खराब हो सकता है, वही यहाँ पर हो रहा है। इस कैल्शियम फॉस्फेट को धीरे 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 मुंह में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो ग्रेजुअली खराब करने की कोशिश करता है, उसी को हमें रोकना होगा। देखिए, बिकॉज टूथ स्टार्ट्स डिकेइंग व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5। ये जब काम हो रहा है, ये कब होता है, जब pH इज लेस देन 5.5। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो एसिड मुंह में पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट पे अपना असर छोड़ने लगता है, करोड करना शुरू कर देता है कैल्शियम फॉस्फेट को, अपने दांतों को धीरे 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 खोखला करना, कीड़े डालने की कोशिश करना, खराब करने की कोशिश होती है स्टूडेंट्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर इज, बिकॉज ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन आवर माउथ, बैक्टीरिया जो काम करता है शुगर्स ब्रेक करके पीएच लेवल को कम कर देता है। उस पीएच लेवल को कम करने के बाद 5.5 से कम हो गया अगर पीएच, तो फिर करोजन शुरू हो जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो फिर अब हम क्या करें, सो वी यूज टूथपेस्ट, राइट। हम ब्रश करते तो सब ठीक हो जाता है, तो ब्रश जब हम करते हैं, टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, उसी टूथपेस्ट में बेस होता है। मोस्ट कॉमन टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, सो बाय यूजिंग दीज for cleaning the teeth, the excess acid gets neutralized, thereby pH becomes greater than 5.5। अगर pH 5.5 से कम हुआ तो नुकसान पैदा कर रहा है अपने दांतों को, तो हमने क्या किया, pH को बढ़ाने के लिए बेसिक सब्सटेंस यूज कर लिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था कि नहीं आपने, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मुंह में एसिड प्रेजेंट है, उसे हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से ही पीएच लेवल में चेंज आ गया है स्टूडेंट्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। सो अगर हम ब्रश कर लेते हैं टाइम टू टाइम, बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो फिर होगा क्या, टूथ डिके विल बी प्रिवेंटेड। राइट और रॉन्ग, समझ चुके हो ये बात। पीएच का लेवल का चेंज कैसे आया ये बात समझे आप। अगर टूथ डिके होना कब शुरू होता है, 5.5 से कम जब पीएच हो जाए, ओके। तो हम बेसिक सब्सटेंस डालते हैं टूथपेस्ट के थ्रू और इस रिएक्शन को, इस दिक्कत को न्यूट्रलाइज करते हैं, इस एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं बाय दिस बेसिक सब्सटेंस। सो अब आप समझे कि हमारी बॉडी में ही कैसे हम टूथ डिके को महसूस कर सकते हैं, और ये टूथ डिके ही पीएच का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल नो अबाउट इट, बहुत कॉमनली है। हम सभी मुंह धोते हैं खाना खा के, रात को ब्रश करके सोते हैं, सुबह ब्रश कर उठते ही ब्रश करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब, ताकि हम हमारे माउथ का पीएच लेवल ठीक मेंटेन कर सके, विच इज 5.5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? This example is understood students? Great then. Let's move forward and understand something more interesting where pH is used. Plants and animals के बारे में भी, वहां पर भी हम pH को समझ सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ pH वैल्यूज। जो हमारी लिविंग बॉडीज हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए ना स्पेसिफिक कुछ ही pH वैल्यूज में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। आवर बॉडी कैन वर्क within 7 to 7.5 pH रेंज। याद रहेगी ये बात, 7 to 7.5 हमारी बॉडी वर्क करेगी इसी pH रेंज में। आगे देखिए, when pH of rainwater is below 5.6 due to absorption of acidic gases like CO2, SO2, NO2 present in the atmosphere, acid rain भी पाई जाती है। बच्चों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। देखो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए कितनी pH जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, 7 से 7.5। अगर आप गौर से देखो तो एसिड रेन्स होते हैं। सुना है आपने एसिड रेन के बारे में, एसएसटी में भी पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, यंगर क्लासेस में भी सीखा होगा, साइंस में भी। तो यहाँ पर एसिड रेन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिडिक गैसेस लाइक CO2, SO2, NO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से हमारी रेन आ जाती है। और एसिड रेन कितना नुकसान करती है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को, जानते हो आप, एक्वेटिक लाइफ को।
जब बारिश होती है, बारिश का पानी कहाँ जाएगा? नदियों में, समंदर में, वाटर बॉडीज में जाएगा। और अगर वो पानी खतरनाक हो, एसिड रेन, एसिड है उस पानी में, तो वो जाकर एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पैदा करता है बच्चों। ये बात आपको समझनी है। अब देखिए, जब एसिड रेन होती है जो रिवर्स में चली जाती है, वो होता एग्जैक्टली क्या है? वो ये है, इट लोअर्स द पीएच को कम कर देता है वो रिवर वाटर का। देयर बाय इस वजह से क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स यहाँ पर इस सिचुएशन में खत्म भी हो जाते हैं, बिकॉज पीएच रिड्यूसेस, तो उनके लिए वो ठीक नहीं है। राइट स्टूडेंट्स? सो आप समझ रहे हो कि कैसे एक्वाटिक एनिमल्स में पीएच कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। राइट? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितनी पीएच रेंज चाहिए, ये बात याद रखिएगा, 7 to 7.5। यहाँ पर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एसिड रेन एक बहुत बड़ा जरिया है एक्वाटिक एनिमल्स को खत्म करने का। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि पानी में जाकर उसका पीएच चेंज हो जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ द पीएच चेंज इन दिस वाटर ऑल्सो। एक और जगह पीएच चेंज हम नोटिस करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम पीएच चेंज नोटिस करेंगे सॉइल में। सभी अगर आप देखो, खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं? खाने वाली जो चीजें हम फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, फूड आइटम्स आते हैं, देयर आर मेनी विच आर कमिंग फ्रॉम आवर क्रॉप्स। राइट? तो क्रॉप्स के लिए बढ़िया सॉइल होना जरूरी है कि नहीं? राइट? तो यहाँ पर सॉइल के बारे में भी, सॉइल के पीएच के बारे में जानने वाले हैं हम। सो तैयार हो जाइए और इस पॉइंट को गौर से देखिएगा अच्छे से। अगर आपको अच्छे क्रॉप्स चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए इनका, तो आपको ये देखना होगा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो द बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। अगर सॉइल की पीएच 7 के नजदीक नहीं है, तो वो जो रिजल्ट आएगा, जो फल आपको मिलेगा, जो क्रॉप्स का मतलब जैसे गेहूं हुई, कोई भी क्रॉप अगर आप उगा रहे हो, तो वो जितना अच्छा आपको यील्ड मिलनी चाहिए थी उतना अच्छा मिलेगा नहीं, क्योंकि pH नीड टू बी क्लोज टू 7 ऑफ द सॉइल। राइट स्टूडेंट्स? सो नाउ इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, उसकी pH कम हो जाएगी। राइट? एंड इफ इट इज टू मच बेसिक, तो भी दिक्कत है। तो अगर एसिडिक ज्यादा हुई तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे बेस डालकर। जो अगर एसिडिक ज्यादा हो तो बेस डाल देंगे, बेसिक ज्यादा तो एसिडिक डाल देंगे सब्सटेंस। तो यहाँ पर अगर एसिडिक ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम डाल देंगे, और या फिर स्लेकेट लाइम भी यूज कर सकते हैं हम। सो इन सब्सटेंसेस को यूज करके हम उस एसिडिक पीएच को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, और फिर वो कैसे बढ़ेगा? हम लोग हम अल्कलाइन सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं, और इस अल्कलिनिटी की वजह से क्या होगा? आसानी से फिर मिट्टी ना उस पोजीशन में पहुंच जाएगी, उसका पीएच लेवल उतना रीच हो जाएगा जिससे काम बन जाए। तो देखिए, हम मैन्यूर्स ऐड करते हैं, राइट? फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, इसीलिए तो करते हैं ताकि पीएच की वैल्यू को मिट्टी के हम सही लेवल पर पहुंचा सकें। बहुत सिंपल है ये। राइट? आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। हम सिर्फ यहाँ पे ये कर रहे हैं कि मिट्टी की पीएच को हम 7 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एसिडिक ज्यादा सब्सटेंस मिट्टी हो जाती है तो हम बेसिक एल्कलिनिटी बढ़ाएंगे उसकी। क्लियर? सॉइल में कैसे पीएच लेवल चेंज होता है ये बात समझ गए हो आप, और कितना असर पड़ता है इसकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। हमारा खाना ही मुश्किल हो जाएगा भाई अगर इस पीएच में गड़बड़ हो गई तो। समझ गए हो ये बात आप? एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको कभी किसी मच्छर ने, मक्खी ने, या फिर कोई छोटा सा इंसेक्ट, किसी जानवर ने डंक मारा है, स्टिंग किया है, तो क्या होता है? एक दाना सा, छोटा सा छाला सा महसूस होता है आपको। क्यों हो रहा है ऐसा? एंड स्टिंग अगर हम एग्जाम्पल ले, तो चींटी हमारे हाथ के ऊपर या जहां पर भी बॉडी पार्ट पे जहां पे वो स्टिंग मारती है, वहां पर अपना एसिड छोड़ जाती है। और वो एसिड कौन सा है? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं आपको। यस, आई एम हैप्पी दैट यू रिमेंबर, इट इज मिथेनोइक एसिड। एंड स्टिंग में, नेटल स्टिंग में मैंने बताया था आपको कि मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। जब ये इंसेक्ट अपने बॉडी पे डंक मारता है तो हो क्या रहा है? यहाँ पर पीएच का फेरबदल हो रहा है। चलो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, पढ़िए गौर से। यहाँ पर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस इनटू देयर स्किन। कई बार एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं? अपना एसिड या फिर बेस, जो भी उनमें सब्सटेंस हो, वो उसको छोड़ के चले जाएंगे ताकि आपको नुकसान पैदा कर सके और वो बच जाए। ओके, देखिए हनी बी का एग्जांपल ले सकते हो आप।
हनी बी, मधुमक्खी के बारे में आप सब जानते हैं. तो व्हाट डज इट डू एग्जैक्टली? इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन व्हिच कॉजेस इमेंस पेन. बहुत दर्द होता है ना, तो ये दर्द और ये इरिटेशन से बच जाते हैं हमें जब इरिटेशन हो रहा होता है. एंट लगा लो, हनी बी लगा लो, कोई भी आप इंसेक्ट लगाओ, वो बेसिकली काम ये करता है कि एसिडिक सब्सटेंस हमारी स्किन पर छोड़ जाता है, जिस वजह से हमें तो महसूस होती है इरिटेशन और पेन, राइट, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, राइट. इज इट क्लियर नाउ? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करते हैं ये. सो स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड. ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. तो यहाँ पर ये पीएच चेंज कर रहे हैं, है ना. उनके स्टिंग में एसिडिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी पे छोड़ जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल पैदा हो जाता है. इज इट क्लियर नाउ? आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिफरेंट एग्जांपल्स वेयर वी सी पीएच इन आवर डेली लाइफ. एक एग्जांपल और है बच्चों, क्या आप जानते हो? जब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एंट स्टिंग है, नेटल स्टिंग है, यहाँ पर एक और जानवर का एग्जाम्पल लिया गया है जो लीव्स पे ऐसा करती है. द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन. ओके, सो अलग अलग जगह पर अलग अलग एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स ये काम करते हैं, ये बात आप समझ चुके हैं, राइट. इज इट क्लियर? तो हमने बात की एंट की, हनी बी की, नेटल. ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इनमें अपने एसिडिक सब्सटेंसेस के बलबूते पर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स. एंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वन मोर एग्जांपल टू ऑल ऑफ यू. हमारी बॉडी में जब हमें इनडाइजेशन की शिकायत होती है, एसिडिक सब्सटेंस हमारे पेट में जो कि है HCl वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें होती है एसिडिटी. क्या होती है? एसिडिटी. तो इसका इलाज क्या होगा? फिर एक एंटासिड होगा. क्या इलाज होगा इसका? एंटासिड. एंटासिड होगा. सो इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो कि है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटासिड. बेकिंग सोडा भी यूज किया जाता है कई बार. ओके, सो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए क्या है? बहुत बच्चों को इस मामले में थोड़ा कंफ्यूजन भी था, तो मैं क्लियर कर रही हूँ. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. मेरे नोट्स में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मेंशन्ड है बच्चों. ओके, वहां पर MgO लिखा था कि वो पानी के साथ मिलने के बाद. ओके, सो व्हाट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाउ? इट इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंड व्हाट इट एक्चुअली डज? इट इज एन एंटासिड which will help you to reduce indigestion और acidity. Is it clear? यहाँ पर भी pH लेवल चेंज हो रहा है. हमारे पेट में एसिडिक सब्सटेंस यानी कि HCl जो प्रेजेंट होता है वो बढ़ जाता है, तो इस दवाई से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेस डाल के हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं और pH को वापस नॉर्मल ले आते हैं. एसिडिटी का मतलब है एसिडिक सब्सटेंस बढ़ जाना, pH का चेंज हो जाना. Is it clear? I hope now you have understood in our real life in many different places we can see the change in pH. And when the pH changes, एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस ज्यादा हो जाए तो नुकसान पैदा कर देगा. इट हैज टू बी न्यूट्रल मोस्ट ऑफ द टाइम. सॉइल हो, ह्यूमन बॉडी हो, इंसेक्ट्स के पास हो. ओके, सबका अपना अपना तरीका होता है अपनी अपने को बचाने के लिए. अगर एसिडिक सब्सटेंस ज्यादा होगा तो न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा. इज इट क्लियर नाउ? एंड आई होप एज यू हैव अंडरस्टूड pH वेयर इट इज यूज्ड इन डेली लाइफ, नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अब आप बोलोगे मैम लॉग की वैल्यूज हमें क्यों बताई जा रही हैं? log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज मैंने यहाँ आपके लिए अरेंज की है. सो आप बोलोगे मैम pH की आप बात कर रहे हो, log के बारे में क्यों जिक्र किया गया भाई? log एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कुछ CBSE बुक्स में लॉगरिथम्स है भी नहीं, इसीलिए मेरा फर्ज है आपको मैं बताऊं कि pH के लिए लॉगरिथम की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. There will be questions which will be asked on finding the pH of a solution. एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है, कितना pH है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी H+ आयन की, आपको pH फाइंड करना आना चाहिए. तो बताइए क्या आप ये कर पाएंगे? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे सवाल आ सकते हैं, एडवांस लेवल में तो बहुत सारा चांसेस है कि ऐसा कुछ हो. तो इसके लिए पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है हमारे log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज. यू ऑल नो log 1 is 0 and log 10 is 1, राइट? तो जैसे जैसे अगर आप फाइंड करो, कुछ वैल्यूज अगर आपको पता होंगी तो बाकी आप ढूंढ भी सकते हैं. जैसे अगर आपने log 2 की वैल्यू 0.3010 आपको याद हो तो log 4 की 2 स्क्वायर करके आप कर सकते हैं, है ना? सो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज भी जाननी जरूरी है बच्चों. सो ये है लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए, विच विल मेक थिंग्स इजियर फॉर ऑल ऑफ यू.
अब आप बोलोगे मैम आपने ये तो समझाया कि लॉगरिदमिक की जरूरत है हमें, क्यों जरूरत है, कैसे सवाल आएंगे, एक्चुअल में ऐसा सब हुआ क्यों है, व्हाई लॉगरिदमिक इज बीइंग यूज्ड। ओके, लॉगरिदमिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, जो कि यूज किया गया कैलकुलेशंस में। सोरेनसन ने जब कॉन्सेंट्रेशन को ढूंढने की कोशिश की हाइड्रोजन के और OH माइनस आयोन्स के, तब इसने लॉगरिदमिक को यूज किया। कैसे यूज किया, क्या एग्जैक्टली हुआ, चलिए अब हम बात करते हैं। जब उसने H प्लस और OH माइनस आयोन की कॉन्सेंट्रेशन को जानने की कोशिश की H2O को डिसोसिएट करके, तो उसने देखा कि अलग अलग केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि H प्लस और OH माइनस आयोन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा हो सकता है ना। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज्यादा हो, तब क्या करेंगे हम, बताइए। अगर केस 3 हमारा होगा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज्यादा हो। बच्चों पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि जब इसने सोरेनसन ने पीएच स्केल के बारे में बात करने की कोशिश की, तो पहली कंडीशन ये रखी कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किया इसने, तभी ये वैल्यू 7 न्यूट्रल पॉइंट आया, 14 इसकी रेंज बनी। अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो पीएच की वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे कि अगर हम देखें टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है बताइएगा जरा। रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही लॉजिकली अगर सोरेनसन की पीएच की रेंज 0 to 14 वाली मिड पॉइंट 7 है ना हमारा, सो न्यूट्रल पॉइंट पीएच का क्या होगा अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए। अगर 26 डिग्री या 24 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए तो क्या होगा, सोचिए जरा, बताइए, सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस ना रहा तो क्या होगा। बच्चों आपको लॉगरिदमिक और बेसिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आनी चाहिए ऐसे सवालों को आंसर करने के लिए। इज इट क्लियर? सो मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट भी यूज होगा यहाँ पर। 10 पावर -7 से ज्यादा क्या होगा, 10 पावर -6, -5, -4, -3 ऐसे चलते चले जाएंगे हम। आपको प्लस और माइनस इंटीजर्स की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड आई होप क्लास 10th में आप सभी को ये पता ही होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो सोरेनसन ने क्या किया है यहाँ पर पीएच को फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिकली लॉजिक यूज किया है वो ये है, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच फाइंड करने के लिए माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको एक एसिड दे दिया HCl और उसमें आपको बोला कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, एक वैल्यू दे दी आपको, कितनी भी हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2, एनीथिंग, एंड देन आपको माइनस लॉग ऑफ वो वैल्यू लगाकर उसकी पीएच फाइंड करनी है, सिंपल है। ओके, अगर आपको लॉगरिदमिक के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो ये चीज नहीं हो पाएगी। यू शुड नो दिस बेसिक रूल्स। सो देखिए log xy टू द बेस a, फिर क्या होगा, x और y स्प्लिट अप हो जाएंगे, बेस a ही रहेगा, log x प्लस log y, बेस क्या रहेगा, a ही रहेगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम यहाँ पर डिवीजन की बात करें, अलग अलग को हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस a ही है, तो log x बाई y, बेस हमारा a है, तो log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। देखिए गौर से, बेस सेम ही रहेगा, यहाँ पर a ही रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के चीज में प्लस हो गया, स्प्लिट अप हो गया, और यहाँ डिवीजन के केस में माइनस हो गया। अगर पावर में कुछ हो तो क्या हो, देखिए log x टू द बेस a पावर p क्या बन जाएगा, p log x टू द बेस a। So students, exactly what is happening here is you have to know the multiplication, division, addition, subtraction जो हो रहा है लॉगरिदम में, जब हम अलग अलग वैल्यूज लगाएंगे बेस का क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बेस 10 होगा, ये वैल्यूज मैंने आपको दी हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सो टेल मी वन थिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी तो क्या होगी, कम होगी तो क्या होगी, जरूर कोशिश कीजिएगा इसको ढूंढने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, इसके बारे में कुछ और डिटेल में मैं आपको अगले सेशन में बताने वाली हूँ। हमें सॉल्ट्स शुरू करना है, आई रिमेंबर दैट वेरी वेल। We are going to discuss about the salts in the coming lecture, but pH के बारे में डिटेल में जानकारी होनी जरूरी है,
क्योंकि क्लास 10th में जो आप सीखोगे वो 11th और 12th में भी यूज करोगे। सो बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पीएच किसने बनाया? सोरेनसन ने बनाया। उस स्केल की रेंज क्या थी? 0 to 14 थी। अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग कलर फॉर्म होगा, जिस वजह से हमें पता चल जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू कि कलर कौन सा है, और फिर पीएच चार्ट से हम उसको मैच करके ये बता देंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, स्ट्रॉन्गली बेसिक है, वीकली एसिडिक है या वीकली बेसिक है। ये बात हमने जानी। रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये भी हमने समझा और जाना। हम बात करेंगे पीएच के कुछ और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस के बारे में हमारे अगले सेशन में। आज मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है ताकि आपको पता चले अच्छा ऐसा भी होता है। हमें दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। यू हैव टू गिव वर्क टू योर माइंड, व्हाट विल हैपन। कोशिश कीजिए ये जानने की और समझने की कि जब कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी तो क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, आपको जानने की कोशिश करनी है। व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन। अगले सेशन में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर H+ आयन और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रही 10⁻⁷ और 10⁻⁷ तो क्या होगा। अगर ज्यादा हुई, अगर यहाँ पर कम ज्यादा अगर चीजें हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते रहे तो क्या होगा। So students, stay tuned with me. We will know more about pH in interesting manner in the next session. हमारे पास अब रिजल्ट के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के एनसीईआरटी टॉपिक्स के अलावा कुछ और चीजें जो जरूरी हैं वो भी आनी चाहिए। राइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेल। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में पीएच के कैलकुलेशंस अगले क्लास में बता के कंप्लीट करूंगी और फिर हम सॉल्ट्स की शुरुआत भी कर लेंगे बच्चों। इज इट क्लियर? आई होप एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का पीएच ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको कुछ और नई जानकारी भी मिली होगी, एक इंट्रीगिंग फैक्टर मिला होगा। दिमाग चलाइए, सोचिए और मुझे बताइए क्या इस बारे में आप सभी को जानकारी है या नहीं। Do you guys know what happens when the temperature changes in the case of pH? What happens when the concentration of the pH, अलग अलग concentration होगा हाइड्रोजन आयन का और OH- आयन का, अगर वो बढ़ जाए कम हो जाए तो क्या होगा बताइए। अगर एसिड में हाइड्रोजन का concentration ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक बन जाएगा, है ना। और अगर बेस में हाइड्रोजन की concentration ज्यादा होगी तो आपको ये समझना होगा कि OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या हाइड्रोजन की। H+ के केस में अगर OH- बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम भी तो होगा। राइट स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। कई बार जितना इजी चीजें लगती हैं उतनी होती नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वाटर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ पीएच। वाटर नीड टू बी कंसिडर्ड, बट धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। 6, 7, 8 जब आगे पीएच आएगा तो कैसे आएगा। एसिड का पीएच हमेशा हर केस में 7 से कम ही होगा और बेस का पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होगा। इस बात को समझने के लिए अगली क्लास में हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं। लॉगरिदमिक की ये जो प्रॉपर्टीज आज मैंने आपको बताई हैं इन्हें यूज करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनको नोट करें, इनको समझें, log 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को रिवाइज करें, पीएच का एक बेसिक आइडिया ले लें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू ट्राई टू थिंक व्हाट विल हैपन इफ द एसिड कॉन्सेंट्रेशन, बेस कॉन्सेंट्रेशन यानी कि H+ और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूं मैं, जब ये चेंज होंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा। अपने दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए और अगली क्लास में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो आज बच्चों बहुत मजा आया जानकर कि आप लोगों को नई नई चीजें जानने की उत्सुकता है। बहुत बच्चों का ये मन था कमेंट सेक्शन में कि हमें कुछ एडवांस भी सिखाइए, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें भी बताइए। तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाते हुए। मजा आएगा क्योंकि हमारे पास वक्त भी है, तो वी कैन कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, लर्न न्यू थिंग्स एज वेल विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों, जब हम हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो किसी भी चीज में कमी ना रहे। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हम हर तरफ थोड़ा थोड़ा टटोलेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। Right students? So I hope for you today's class about pH was interesting. You learned something new and also we will learn about it in detail in the next class. तो तैयार रहिए अगले क्लास के लिए, कुछ कैलकुलेशंस के लिए, अलग अलग केसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपना दिमाग लगाइए, लॉगरिदमिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, तभी आपको अगली क्लास अच्छे से समझ आएगी।
ओके स्टूडेंट्स, लॉग अगर नहीं आता, इसीलिए आज मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि जब ये समझ में तभी आएगा जब आपको थोड़ा आइडिया हो इसके बारे में। सो आप अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए, जो आज मैंने बताया है उसको रिवाइज कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, और फिजिक्स वाला फाउंडेशन प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए है। सो डोंट वरी, वी आर फॉर यू and will always be with you students. Take care and thank you so much. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।